चिराग पासवान हो गया या जीतन राम मांझी हो गया, ये इनको समाज के नंबर से क्या मतलब है। चिराग पासवान और रामविलास पासवान जी का इतिहास लोग देख ही रहे हैं। हम उस स्थिति में हैं कि हम किसी भी पार्टी को सत्ता में पहुंचा सकते हैं या हटा सकते हैं। जीतन राम मांझी को देखिए, अपने और बेटा, जो नंबर्स हैं, चाहे वो 5% हो, 6% हो, 7% हो या 8% हो, उस नंबर को कौन बदलेगा। समाज को सीढ़ी बना करके सत्ता के गलियारे तक पहुंचने का काम करते हैं और किया है आप लोगों ने। मंशा अच्छी है सरकार की और सरकार चाहती है कि हर वर्ग का कल्याण हो, उनके लिए कार्यक्रम बने। तो हमारा कोई लड़ाई नहीं है सवर्ण से, हमारे भाई हैं, लेकिन जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। बिहार में किस जाति की संख्या कितनी है यह पता चल गया है, क्योंकि सरकार ने गणना किया और उसके बाद इसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए। लेकिन इसी के साथ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं इस गणना प्रक्रिया पर और सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, किए जा रहे हैं। कर कौन रहा है? तो बिहार के कई ऐसे नेता हैं जिसमें एक नाम जीतन राम मांझी का भी है, दूसरा नाम चिराग पासवान की भी है। इनके तरफ से कहा गया कि सरकार जो है नहीं चाहती है कि इनकी जाति की संख्या सही मायने में दिखाई जाए। चिराग पासवान का भी आपने बयान सुना, जीतन राम मांझी का भी सुना। ऐसे कई नेता हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि खुले तौर पर जाति आधारित गणना का विरोध नहीं किया जा रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस सेवा दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, सवाल सबसे बड़ा यही है कि भाई जिस तरीके से जातीय गणना हुआ, कानूनी प्रक्रिया में भी गया, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच रिपोर्ट सार्वजनिक हुए। चिराग का भी बयान आपने सुना होगा, आप भी पासवान समाज से आते हैं, आदित्य पासवान आपका नाम भी हुआ, पासवान लगाते भी हैं। आपको लगता है कि जो पासवानों की जाति दिखाई गई है वो वाकई में उतनी है या फिर उससे कम है? देखिए, अभी इस चीज़ की शुरुआत हुई है। अभी जाति, ये जनगणना नहीं है। पहले तो लोगों को ये समझना होगा कि ये जनगणना नहीं है, जाति आधारित जनगणना है। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें हैं। अभी जाति का नंबर आया है, अभी आर्थिक नंबर इसमें आएंगे, फिर इसके कार्यक्रम बनेंगे, धरातल पे वो आएगा, फिर कार्यक्रम को धरातल पे उतारा जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हो सकता है कि प्लस माइनस हो। कल भी सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि इसमें कुछ अगर त्रुटि होगी तो उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे और वो किया भी जाएगा। क्योंकि लोग अगर कह रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई अगर होगी तो उसको दूर करने का सरकार प्रयास करेगी और वो जल्द से जल्द उसकी प्रक्रिया भी हो जाएगी और विधानसभा और विधान परिषद में ये पेश होगा और ये पास भी वहाँ से हो जाएगा। क्योंकि ये जो लाया गया है ये बेसिकली इसलिए लाया गया है कि आज की जो हमारी जो समाज में जो संख्या है अलग अलग जातियों की, उसके बारे में जानकारी मिल सके, उनका आर्थिक आधार क्या है, वो आर्थिक स्थिति क्या है, उसके बारे में जानकारी मिल सके और उसके बाद उनके लिए विशेषकर कार्यक्रम बना करके उन तक पहुँचाया जाए। तो ये इसके पीछे मंशा लोगों को समझनी चाहिए। मंशा अच्छी है सरकार की और सरकार चाहती है कि हर वर्ग का कल्याण हो, उनके लिए कार्यक्रम बने। तो ये मंशा को गलत तरीके से विपक्ष इसको ले रहा है, विपक्ष इसका राजनीतिकरण कर रहा है। और रही जहाँ तक चिराग पासवान की बात और जीतन राम मांझी की बात या और भी जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आप देखिए चिराग पासवान हो गया या जीतन राम मांझी हो गया, ये इनको समाज के नंबर से क्या मतलब है। ये समाज में नंबर्स अपना सिर्फ इसलिए दिखाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों से बार्गेन करके सीट अपने परिवार के ले सकें। इनका तो मकसद ही रहता है कि समाज के नाम पे विभिन्न पार्टियों से गठबंधन कीजिए और गठबंधन करके 5 सीट, 6 सीट, 4 सीट लेकर के पूरे परिवारजन को अपना उसमें समा करके सत्ता के गलियारे तक पहुंचाना। यही इनका सोल एंड सोल मकसद इनका यही रहा है और फिर उसी कड़ी में ये विरोध करने का ये ड्रामा कर रहे हैं। तो इनकी और दूसरी बात ये है कि अब इनकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता है। जीतन राम मांझी को देखिए, अपने और बेटा, बस 2 आदमी, और जो टिकट मांगने जाएंगे, टिकट या मांगते हैं तो पूरे परिवार के लिए। चिराग पासवान और रामविलास पासवान जी का इतिहास लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने परिवार के हर व्यक्ति को लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। तो इनसे बहुत उम्मीद नहीं है समाज को और ये समाज भी समझ रहा है अब ये कि ये अवसरवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। इनकी बातों को बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता है ही नहीं। जहाँ तक जातीय जनगणना की बात है, जाति आधारित गणना की बात है, तो ये एक अच्छे मंशा के लिए बनाया गया है। जो हमारा समाज है, जो बहुजन समाज है या सवर्ण समाज है, सबके लिए बनाया गया है। और अगर आज ये मांग उठ रही है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये अब बिहार से शुरू अगर ये हो रहा है और बिहार से शुरू हुआ है ये, मेरा तो आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को कहना है कि अपने अपने राज्यों में इसको एक मुहिम बनाएं और हर जगह गणना होनी चाहिए ताकि लोगों को अपना नंबर्स मालूम चल सके, समाज में उनकी क्या स्थान उनका है वो उनको मालूम चल सके और उस हिसाब से अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकें वो। सवाल पासवान को लेकर था, जो 5.311% जो
आंकड़ा सामने आया है, इस बात से आप संतुष्ट हैं कि वाकई में आपकी जाति की संख्या इतना ही है? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि 6-7% था, लेकिन ये कम कर दिया गया। पासवानों से जलस है नीतीश कुमार को स्पेशली क्या? नहीं, मतलब ये वही कहा मैंने ना कि इसको राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, हो सकता है कि त्रुटि हो, मैं मान सकता हूं कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, तो आप उस पर क्यों जा रहे हैं? आपको अगर मालूम है कि आपका पहले 6% आपकी आबादी थी और आज आपकी आबादी अगर 7% या 8% है, तो आप संगठित होइए ना, आप एकत्रित होइए ना, आप अपनी ताकत को दिखाइए, समाज में और राजनीति में अपनी ताकत दिखाइए और दिखाइए कि आप जिस तरफ जाएंगे आप सरकार या तो बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। नंबर से क्या मतलब है? नंबर तो जो है वो है, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता है। जो नंबर्स हैं, चाहे वो 5% हो, 6% हो, 7% हो या 8% हो, उस नंबर को कौन बदलेगा? आप अगर मान लीजिए कि सरकार ने गणना में दिखाया नहीं है या किसी त्रुटि या किसी गलती के कारण वो नहीं आ पाया है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप संगठित होइए, आप एकत्रित होइए और आप दिखाइए कि आप में क्या शक्ति है, क्या बाहुबल है, क्या किस तरह से अपने वोट का इस्तेमाल करके आप सरकार को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। एक सवाल जो बहुत कॉमन रहा, चूंकि यादवों की सबसे बड़ी आबादी 14 पॉइंट कुछ प्रतिशत है, जाति के हिसाब से बात करी जाए तो जीतन मांझी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि 1931 की जब जनगणना हुई थी तो उस वक्त 3 से 4% यादव थे, लेकिन आज जब 22 में हुआ तो ये 10% बढ़ गया। बाकी जातियों में बात कर ली जाए, चाहे वो दलित, महादलित, अति पिछड़ों में हो, उनकी संख्या कमी है और यादवों की संख्या बढ़ गई है। तो सवाल इसलिए उठ जाता है क्योंकि आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी सत्ता में है, उनका जो कोर वोटर है वो यादव है। तो ये सवाल है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग जिनकी जाति या फिर उनकी पार्टी जो सत्ता में है वो अपनी जाति को बढ़ाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अपनी संख्या को बढ़ा दिया गया? नहीं, ऐसी ये कन्फ्यूजन कराने का एक प्रयास किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, और खासकर 2-3 ये लोग जो हैं, जीतन राम मांझी हो गए और जो 2-3 लोग हैं, इनके द्वारा कन्फ्यूजन कराने का प्रयास किया जा रहा है। 1931 से अभी अगर आप बात करेंगे तो 1931 से ही पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है? संख्या बल तो बढ़ा है ना, लगातार बढ़ा है, तो उससे आपसे आपकी आबादी ही बढ़ेगी। तो अगर 3 पहले जो कम था वो आज अगर 14% है तो क्या उसमें गलत दिखाया जा रहा है? तो और जैसे मैंने कहा आपको कि संख्या बल पे आप क्यों जा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आपकी आबादी 3% नहीं है, 5% है, तो आपकी आबादी को कौन चेंज कर सकता है? कोई चेंज कर सकता नहीं है, चाहे कोई भी सरकार आए, आपकी आबादी वही रहेगी। आप संगठित होइए ना, आप एकत्रित होइए, आप अपनी आवाज़ को मुखर कीजिए, आप समाज में अपनी आवाज़ को उठाइए। वो आप नहीं करेंगे, आप समाज को इस्तेमाल करके, समाज को सीढ़ी बना करके सत्ता के गलियारे तक पहुंचने का काम करते हैं, और किया है आप लोगों ने। आपका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये सब चीज़ें, ये बयानबाजी और इसका इस्तेमाल करना सिर्फ सत्ता के गलियारे तक पहुंचना है। तो आज के डेट में बिहार में इन जैसे विपक्ष में बैठे हुए नेताओं को, जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो अवसर का इंतज़ार करते हैं कि कैसे समाज को इस्तेमाल करके सत्ता के गलियारे तक पहुँचे, इनको आज के डेट में कोई बहुत सीरियसली ले नहीं रहा है। इसलिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो प्रतिबद्धता है सरकार की, वो समाज की बेहतरी के लिए है। और देखिए, अब अगर ये आज ये मांग उठ रही है ना कि जिसकी जितनी भागीदारी, जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ऐसा होना भी चाहिए। अब बताइए, अगर 15% अगर सवर्ण है, मान लिया कि 15% है, तो उसमें भी 10% तो आरक्षण उनको मिल रहा है ना, तो क्या गलत है? कोई गलत तो नहीं है। तो आरक्षण का दायरा यहाँ भी बढ़ना चाहिए। पहले भी संविधान में चेंजेस हुए हैं, है ना, तो चेंजेस करके इसको अब देखें अब सरकार कैसे आगे लेके चलती है, इस पे कैसे विचार मंथन आगे, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी, कार्यक्रम आएगा और इस पे जब बात आगे बढ़ेगी, जब राष्ट्रीय जनगणना होगी तो नंबर्स तो ऑटोमेटिक उसमें भी आएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर राज्य इसमें अगर कर रहा है तो राज्य की गणना में अगर नंबर्स आए हैं तो राष्ट्रीय जनगणना में इसके नंबर्स नहीं आएंगे, नंबर तो वहाँ भी आएंगे। तो उस हिसाब से फिर मांग तेज होगी पूरे देश में और इनको करना पड़ेगा। संख्या के हिसाब से भागीदारी का लगातार आप बात कर रहे हैं। आपके पार्टी की तरफ से कई वरिष्ठ नेताओं ने बयान दिया, कहा कि मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाइए। तो वो दिन नहीं लगता कि आप लोग के सामने आ गया है कि भाई मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी है, 17% है, तो फिर अगर मुख्यमंत्री को इतने पिछड़ा से बनेगा तो फिर डिप्टी सीएम मुसलमानों को बनाइए? बिल्कुल, समय आएगा तो वैसा भी होगा, 100% क्यों नहीं होगा। आज अगर मांग उठ रही है कि हर पूरे समाज को, जो भी समाज है, चाहे वो अति पिछड़ा हो, मुसलमान हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पूरे समाज को हक है कि उसकी जो प्रॉपर उसका हक है, उसको हक मिलना चाहिए। किसी भी की भी हकमारी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक आपने कहा कि मुसलमानों की संख्या अगर सबसे अधिक है या यादवों की संख्या अधिक है, उस हिसाब से हमारी संख्या भी है। हम अगर सिंगल आउट करें आप किसी कास्ट में तो हम दूसरी जगह पे आते हैं, तो हमें अपने हक की बात करनी है, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। लेकिन स्थान तो आपको भी मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो अभी ये जस्ट स्टार्ट हुआ है और मुझे पूरे उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में भी पासवानों को वो प्रतिनिधित्व मिलेगा, वो मौका मिलेगा जिससे कि वो लोकसभा और विधानसभा में पहुंच सकेंगे।
एक अंतिम सवाल अब आरक्षण को लेकर लेते हैं। मोहन भागवत का एक बयान मुझे याद है, बहुत पहले इसी बिहार की धरती पर उन्होंने दिया था, कहा था कि अब आरक्षण जैसे मुद्दों पर एक बार सोचने की जरूरत है। खूब 15 के चुनाव में माहौल बना, भाजपा को नुकसान भी हुआ था, लालू नीतीश की उगलबंदी ने आरक्षण को लेकर भाजपा को डाउन कर दिया था। अब उनका बयान आ रहा है कि भाई आरक्षण को 200 साल बढ़ा दीजिए। भाई देखिए, अब 2015 में जो चुनाव हुआ उसमें उन्होंने कहा कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। तो जब समीक्षा करने की बात हुई तो हमारा समाज एकत्रित हो गया, हमारा समाज संगठित हुआ, और संगठित होकर के अति पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति ने ये मनुवादियों के खिलाफ वोट किया और इन्हें सत्ता में हम लोग आने से रोका और 50-55 सीट पे इन्हें रोक दिया। आज वो कह रहे हैं कि 200 साल तक आरक्षण हो। क्यों? क्योंकि वो समझ गए हैं कि बहुजनों का राज आ चुका है, हमारी नंबर जितने बढ़ चुकी है, हम उस स्थिति में हैं कि हम किसी भी पार्टी को सत्ता में पहुंचा सकते हैं या हटा सकते हैं। तो मजबूरी उनकी है कि वो हमारे अपीजमेंट में ये बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये सिर्फ उनकी मजबूरी है कि हमें वोट के लिए ही फिर वो और ये तरह तरह की बातें अभी होगी। अभी तो मोहन भागवत ने कहा है ना, उसके बाद अभी देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो भी जुमला फेंकेंगे। अभी तो आना बचा हुआ है। अभी तो जैसे जैसे ये रिपोर्ट आई है, इस आधार पे जो विपक्षी पार्टियां हैं तरह तरह के जुमले फेंकेंगी और हमें सुनना है। लेकिन हमारा समाज जाग चुका है, बहुजन समाज जो हमारा है, अति पिछड़ा अकलियत अनुसूचित जाति जनजाति, वो जाग चुका है, उसे अपनी संख्या के बल के बारे में मालूम चल चुका है। इसलिए वो संगठित और एकत्रित होकर वो सरकार को समर्थन देगी अपना, जो बहुजनों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए काम करेगी। हमारा कोई लड़ाई नहीं है सवर्ण से, हमारे भाई हैं, लेकिन जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समाज के नाम पर उनके परिवार को टिकट मिल जाए, इसलिए चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।